नमस्कार दोस्त, स्टडी मिनट में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह 20 क्वेश्चन प्रतिदिन 10 दिन तक चलेंगे। कुल 200 क्वेश्चन साइंस का होगा, उसके बाद फिर अदर विषय का होगा। सभी विषय का बारी बारी से चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए, क्यूसेक बाइट रिएक्टर बार। क्यूसेक से प्रवाह की दर, जल की प्रवाह की दर को मापा जाता है, ऑप्शन 3। और बाइट से कंप्यूटर, रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता, बार से वायुमंडलीय दाब। क्यूसेक के बारे में देख लीजिए। कभी भी जल की प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक से, क्यूसेक मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। कभी कभी सुनिएगा, बाढ़ के समय में कोसी बैराज, बागमती बैराज, गंडक बैराज के द्वारा इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो यानी कि क्यूसेक डिनोट करता है प्रवाह की दर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक 1 का 3, 2 का हो जाएगा बाइट 4, 3 का हो जाएगा यानी ए का 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा रिएक्टर 2 और डी का हो जाएगा 1। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में अभी चर्चा किए थे, जल के बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से मापा जाता है जल के बहाव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, सोनार होता है SONAR। एसओ स्टैंड्स करता है साउंड, NA मीन्स नेविगेशन, R मीन्स रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब यह सोनार कैसे कार्य करता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। होता है एक्चुअली क्या, किसी भी महासागर या समुद्र में अत्यधिक गहराई में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए नौ संचालक क्या करता है, तो सोनार से उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य तरंगें निकलती है, इसको छोड़ा जाता है और उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य तरंगें जा करके गहराई में डूबी हुई वस्तु से टकरा करके और पुनः रिटर्न हो जाती है प्रतिध्वनि के कारण। और इसी टकरा करके रिटर्न होती है, उसके बाद उसके एग्जैक्ट लोकेशन या डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। तो सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता, पहले ऑप्शन देखिए क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर मीन्स क्या होता है कि सही समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑडियोफोन क्या है? ऑडियोफोन से क्या है कि किसी भी व्यक्ति को यदि श्रव्य दोष नहीं, ऑडियोफोन मीन्स श्रव्य दोष यदि किसी भी व्यक्ति को है तो उसके लिए ऑडियोफोन का प्रयोग। एनीमोमीटर मीन्स क्या होता है कि वायु की, हवा की गति मापने के लिए, और ऑडियोमीटर में क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला है ऑडियोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनार में हम उपयोग करते हैं, अभी डिस्कशन किए थे सोनार में हम उपयोग करते हैं उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन सी। रेडियो तरंग का रडार में और आपको अब श्रव्य तरंगे जो जिसको हम सुन पाते हैं, आँख सुन पाते हैं, उसको श्रव्य तरंगे, जिसको नहीं सुन पाती है अब श्रव्य तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में होता है पराश्रव्य तरंगे, अभी डिस्कशन कर चुके थे इसके बारे में। अब चलिए, ऑडियोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग। और सेक्सटेंट क्या है? तो 2 खगोलीय दूरी के बीच की दो खगोलीय वस्तुओं के बीच का कोण मापने के लिए, 2 खगोलीय वस्तु के बीच का
कोण मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो विद्युत धारा के बारे में मापने, विद्युत धारा की क्षमता के मापने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। पूर्ण विकिरण थर्मामीटर से जिसको हम छू, ऐसी वस्तु है जिसको हम छू नहीं पाते हैं, उसको मापने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए को सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कोड से चयन कीजिए। ए में है क्या, ए मीटर। ए मीटर क्या हो जाता है, तो विद्युत धारा। ए मीटर से विद्युत धारा, यानी ए का आंसर 3। ए मीटर से विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर क्या है, तो सापेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुला क्या है, नाम से ही पता चल जा रहा होगा, स्प्रिंग तुला यानी भार। बैरोमीटर से क्या है, बैरोमीटर से दाब। तो ए मीटर धारा यानी ए का 3, हाइग्रोमीटर यानी बी का 4, स्प्रिंग तुला यानी सी का 2, बैरोमीटर मीन्स 1, डी का 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ। इसका आंसर हमेशा एकदम, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पायरोस्कोप। पायरोमीटर क्या है, तो पायरोमीटर है क्या, जिसको उच्च ऊष्मीयमान वाले वस्तुओं को, यानी उच्च तापमान वाले वस्तुओं को मापने के लिए पायरोमीटर का। काइमोग्राफ क्या है, तो किसी भी शरीर के आंतरिक अंग में, किसी व्यक्ति के शरीर के आंतरिक अंग में कोई भी प्रकार का बीमारी होता है तो उसको काइमोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। गाइरोस्कोप क्या है, तो घूमती हुई वस्तुओं के बीच कोई कोणीय वेग को गाइरोस्कोप के द्वारा मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए समान द्रव्यमान समान है, यानी कि उसका m1 = m2 = m, यानी सभी समान है। चलिए वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उनके वेग का अनुपात पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो मान लीजिए कि जो एक वस्तु है उसका वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और जो दूसरी वस्तु है उसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो हाफ mv² = 4/9। अब m क्यों नहीं माने, क्योंकि m तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो द्रव्यमान वस्तु का सेम है, तो m मानिए दोनों को, या m1 दोनों को मानिए, दोनों को m2 मानिए, कुछ भी, तो हम m में मान रहे हैं। अब देखिए इसका अनुपात हो गया 4:9। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो वस्तु पहला के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1², दूसरी वस्तु के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² = 4/9 क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो m से m कट गया, क्यों, क्योंकि दोनों तो द्रव्यमान बराबर है। अब हाफ से हाफ इधर कट गया। अब v1² बट्टा v2² हो गया 4/9। तो यहाँ से थोड़ा इसको डिलीट किया जाए। क्या था यहाँ से मेरा v1² बट्टा v2² = 4/9। तो यहाँ से v1/v2 हो जाएगा 2:3 यानी 2/3 यानी 2:3 ऑप्शन बी। चलिए एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। गतिज ऊर्जा मीन समान, मतलब हाफ mv² समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएँ तो क्रमशः XYZ दूरी पर रुके। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये डायरेक्ट याद रखिए इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट इसका कंसेप्ट है, यदि गतिज ऊर्जा समान है, यदि समान अवरोधक बल भी लगा जा रहे हैं तो वे हमेशा ही समान दूरी पे रुकेगी। जब भी गतिज ऊर्जा समान हो और अवरोधक बल जो लगाया जाए वो भी समान हो तो वस्तुएं क्रमशः ट्रक, कार एवं मोटर जो भी रहे वे हमेशा समान दूरी पे रुकेगी। चलिए
निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। देखिए, कोई भरी हुई गाड़ी है, उसको चलायमान रखने के लिए अगर जितना ताकत हमको लगता है उससे अपेक्षाकृत अधिक ताकत कब लगता है, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और चलायमान रहने में कम ताकत क्यों लगता है? तो देख लीजिए, चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देते हैं। कोई गाड़ी है, गाड़ी कोई रुकी हुई है, अब देखिए उसमें हमको अधिक ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है और एक बार घर्षण वहाँ पे अधिक होता है। जब गाड़ी को हम चलायमान रखने से यानी चलाने से ठीक पहले वहाँ पे घर्षण ज़्यादा है, जिसके कारण गाड़ी रुकी हुई है। अब यही गाड़ी अब स्टार्ट हो गई, चलना शुरू कर दी, तो वहाँ जब चलना शुरू कर दी यानी कि घर्षण वहाँ पे कम लग गया। तो एक बार गाड़ी चल पड़ने से, ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, इसीलिए इस कंडीशन में ऐसा होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर, देखिए तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला, एक तीव्र गति से जा रहा है, एक मान लीजिए 4 पहियों वाला वाहन है, यह इस दिशा में जा रहा है। वाहन बाहरी पहियों पे उल्टेगा। देखिए हमेशा क्या होगा क्या, वह जब भी उल्टेगा तो हमेशा अंदर की पहियों पे उल्टेगा। क्यों? क्योंकि वह इधर उल्टेगा, इस तरफ, लेकिन उल्टेगा अंदर की पहियों पे। लेकिन जब गाड़ी फिसलेगा तो यह गाड़ी जब फिसलेगा तो इस साइड से इधर इस पहिए पे आगे अंदर की पहियों पे फिसलेगा, लेकिन गाड़ी जाएगा किस साइड, तो इस साइड, यानी वृत्ताकार मोड़ के बाहर की ओर जाएगा हमेशा। यानी कभी भी जब भी पूछे कि तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन का कंडीशन क्या होगा, तो अंदर के पहियों पर पलटेगा, ऑप्शन 2, और बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी फिसलने का बाद जब भी हो तो वह बाहर की तरफ होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमेशा बार क्वेश्चन यह पूछता है, बराबर किसी न किसी एग्जाम में पूछता ही है, और हर एग्जाम में लड़का कंफ्यूज करता है। उसका एक कारण क्या है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसके बारे में। हमेशा कभी दे देगा कि हवा की उपस्थिति में, कभी कुछ दे देगा, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज कर जाता है। तो इसको समझने का मात्र एक तरीका है कि जब कभी हवा की चर्चा नहीं रहे, हवा या वायु की चर्चा नहीं रहे, तो हमको समझना है कि यह कंडीशन जो है वह निर्वात वाला कंडीशन है। जब कभी हवा या वायु की चर्चा नहीं रहे तब हमको समझना है यह निर्वात का कंडीशन है। देखिए यहाँ पे कहीं वायु या हवा का चर्चा नहीं है। तो निर्वात में क्या होता है कि जब भी गिराइएगा तो सभी साथ साथ पहुँचेंगे। हमेशा याद रखिए, कभी भी जब भी वायु हवा की चर्चा नहीं रहे तो वह निर्वात वाला कंडीशन होगा, और निर्वात में सभी वस्तुएं साथ साथ पहुँचेंगी, ऑप्शन डी। फिर आ गया, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। हवा में जब भी कंडीशन आ गया तो हवा में याद रखिएगा कि एक अवरोधक बल कार्य करता है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पे एक अवरोधक बल कार्य करता है, और जो वस्तु जिसका भी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उस पे अवरोधक बल ज़्यादा कार्य करेगा, यानी जिसका आकार या क्षेत्रफल बड़ा होगा उस पे अवरोधक बल ज़्यादा कार्य करेगा, और जिसका भी क्षेत्रफल और आकार कम होगा उस पे अवरोधक बल कम कार्य करेगा। तो अवरोधक बल यानी क्या, अवरोधक बल मीन्स रुकावट पैदा करने वाला बल। तो जब रुकावट पैदा करने वाला बल कम होगा तो वस्तु जल्दी गिर जाएगी। तो हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार वाले गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन 2 बी।
एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? एक पिंड का अधिकतम भार पूछ रहा है। देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी। इसको ऐसे याद कर लीजिए। जिस भी वस्तु पे देखिए हाइड्रोजन हल्का है एवं इस पे उत्प्लावन बल या प्लवन बल दोनों एक ही होता है। कभी भी बुक में कहीं किसी भी बुक में पढ़ लीजिएगा प्लवन बल, तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है। उत्प्लावन बल या प्लवन बल दोनों एक ही होता है। तो हाइड्रोजन क्या है? विरल है और हल्का है। इसमें प्लवन बल या उत्प्लावन बल का कम कार्य करता है। तो जिस वस्तु का, जिस पिंड का प्लवन बल या उत्प्लावन बल जिसका कम हो उसका भार अधिकतम होता है। तो हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। देखिए इसमें डॉपलर प्रभाव होगा। कृत्रिम उपग्रह कभी भी पृथ्वी से उसको हम आसानी से ट्रैक करेंगे तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम ट्रैक कर सकते हैं। सोनार के बारे में हम चर्चा किए थे। सोनार क्या है एक बार फिर देख लीजिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में कौन तरंग होता है? हमेशा पूछता है सोनार में कौन सा तरंग? तो पराश्रव्य तरंगे, उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य तरंगे। सोनार का उपयोग कहाँ होता है? तो नौ संचालकों द्वारा पूछेगा। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। रडार क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का होता है। RADAR रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार मीन्स होता है। पल्सर क्या है? तो पल्सर है एक न्यूट्रॉन तारे हैं उच्च विद्युत चुंबकीय क्षमता वाले न्यूट्रॉन तारे हैं पल्सर। और इसी को बोला जाता है कि यह ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ भी इसको बोला जाता है। कभी भी पूछे कि ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है तो पल्सर को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, कन्फ्यूज लड़का करता है। इसका कंसेप्ट देखिए समझिए, बहुत आसानी से समझ पाइएगा इसको। मान लीजिए झूले का ऊपर लगा हुआ रड है और इसी रड के सहारे यह झूला लगा हुआ है और यहाँ पे एक रहता है गोला, इसके आगे पीछे यह टू एंड फ्रो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आगे पीछे दोलन करते रहता है। चलिए अब एक लड़की है, लड़की झूले में बैठी स्थिति में है, यहाँ पे बैठी हुई है यहाँ पे। अब यह खड़ी हो जाती है, यानी खड़ी हो गया तो उसका लड़की खड़ी हो गई तो वह लंबाई उसका यहाँ पे बढ़ गया। देखिए क्या होता है, एक होता है जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़िएगा या झूला के बारे में जब भी देखिएगा तो एक कंडीशन होता है T = 2π√L/g। इसको हमेशा याद रखिएगा। T मीन्स हो जाता है टाइम पीरियड, L हो जाता है लेंथ जिसको प्रभावी लेंथ बोलते हैं, G हो गया ग्रेविटेशनल जी से। अब होता क्या है, लड़की अब बैठी हुई थी, अब यह खड़ी हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है कि अब प्रभावी लंबाई घट गया। पहले लड़की मान लीजिए बैठी हुई थी तो यहाँ तक थी, अब यह लड़की खड़ी हो गई तो यहाँ तक, तो पहले यहाँ तक लंबाई था, अब लंबाई हो गया है यहाँ तक। यानी क्या कि लड़की के खड़े होने के बाद प्रभावी लंबाई जो है L जो है वह घट जाता है। तो इस कंडीशन में देखिए T = 2π√L/g। यहाँ यदि L घट गया तो T भी घट जाएगा, यानी T भी यह भी घट जाएगा। तो जब भी यानी T घटा यानी कि उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। चलिए इसमें एक चीज़ और थोड़ा समझा देते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी भी गौर कीजिएगा, दो कंडीशन होता है। एक होता है इसमें क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं रेड कलर में। एक होता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, T = 2π√L/g। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है G का। देखिए तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा, तो इस कंडीशन में जब भी आपका लंबाई बढ़ेगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड यानी T भी बढ़ेगा। लंबाई जब बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। लंबाई जब घटेगा
तो टी भी घटेगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, जब टी बढ़ेगा तो जी घटेगा और जब जी बढ़ेगा तो टी घटेगा। यानी इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंट हो जाता है। तो किसी भी क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको जी घटता हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और जहाँ पे आवर्तकाल बढ़ता हो वहाँ पे समझिएगा कि जी घटता होगा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए हमेशा होता है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए हमेशा प्रयोग होते हैं सूक्ष्म तरंगे। जब भी पूछे दूर संचार के लिए तो सूक्ष्म तरंगे। अब देखिए यहाँ पे है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, तो एक क्वेश्चन आएगा कि सैनिक नाइट विजन में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड। यानी इंफ्रारेड नाइट विजन में इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। नाइट विजन में कभी भी सैनिक कुछ भी करे तो इंफ्रारेड का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। शरीर के आंतों के रोग के निदान में हमेशा एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। शरीर के आंतरिक भावों के बारे में जानकारी देता है तो आंतों के रोगों के निदान के लिए एक्स किरण हमेशा प्रयोग करते हैं। अल्फा किरण, बीटा किरण। देखिए इसमें एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि वेधन क्षमता किसका ज़्यादा है, तो वेधन क्षमता हमेशा याद रखिएगा अल्फा से ज़्यादा बीटा का और बीटा से ज़्यादा गामा का। यानी सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा, तब बीटा, तब अल्फा। सबसे ज़्यादा गामा का, उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फा का। बढ़ते क्रम में चलिएगा तो अल्फा का, उससे भी बढ़ गया तो बीटा का, उससे भी गामा का। यानी याद रखिए हमेशा इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, अल्फा से ज़्यादा बीटा का, बीटा से ज़्यादा गामा का वेधन क्षमता। चलिए आज इतना ही हुआ। 20 क्वेश्चंस आज हो चुके हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कशन हमने किया है, और मेरा प्रयास रहेगा हर रोज़ टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाए। बस आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छे क्वेश्चंस आपके समक्ष रख सकूं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति लाभकारी सिद्ध हो। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हम टॉप 20 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको डे बाय डे करके लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।